जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं दानिश बायोलॉजी और मैं आपका बायोलॉजी टीचर अदनान मुनीर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर का सिलेबस स्टार्ट किया और उसमें हमने डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया। आज जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक अलग से टॉपिक है जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। स्पेस का मतलब है जगह। स्पेस का मतलब यहाँ पर क्या मतलब है? जगह। तो जगह यानी अर्थ, ज़मीन के ऊपर जो ज़िंदगी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है, जो रहते हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जी, साइज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म आर वेरी लार्ज। जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है, ज़िंदा जानदार है, इनका साइज़ बहुत ज़्यादा है। साइज़ मीन कि हर जगह पर आप देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज़म मौजूद है। तकरीबन 2.5 मिलियन स्पीशी ऑफ ऑर्गेनिज़म अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। अब देखिए उन्हीं में से एक को उठा लें तो एक इंसान को उठा लें, इंसान एक स्पीशी है, तो इंसान की तादाद जो वैल्यू है वो काउंट करना इतना इजी नहीं है। तो इतनी पॉपुलेशन की वैल्यू को काउंट करना, तादाद को काउंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो तकरीबन 2.5 मिलियन पॉपुलेशन है और पता नहीं कितना कह लें कि जियोग्राफिकल एरिया पर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। एक रूम के अंदर भी तकरीबन कह लें कि लाखों अरबों करोड़ों तादाद में बैक्टीरिया और वायरसेस फिर रहे होते हैं। तो वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान कंसीडर किए जाते हैं। तो अब रीज़न क्या है, क्या वजह है कि ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये फैले हुए हैं, साइज़ जो इनका है वो बहुत लार्ज है। इसकी कोई रीज़न भी होगी, बिहाइंड रीज़न होगी। और वो रीज़न क्या है? वो दो रीज़न्स हैं। फर्स्ट है रिप्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ आल रिप्रोडक्शन, और दूसरी है एवोल्यूशन। रिप्रोडक्शन से क्या होगा कि रिप्रोडक्शन से नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ेंगे, जो तादाद है जानदारों की तादाद बढ़ेगी। रिप्रोडक्शन होगी यानी जानदार अपनी नस्ल पैदा करेंगे तो उनकी तादाद बढ़ेगी। ये है रिप्रोडक्शन। और एवोल्यूशन क्या है कि उस एक ही पॉपुलेशन के दरमियान या जानवरों के दरमियान जो वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती गई और तब्दीलियाँ आने के बाद नए किस्म के जानदार बनते गए। एक ही जानदार का नई शक्ल में चेंज हो जाना, नई ऑर्गेनिज्म, नई काइंड का ऑर्गेनिज्म बन जाना। तो ये क्या है? ये एवोल्यूशन है, तब्दीली है, इर्तिका है। उसके बाद ये जो रिप्रोडक्शन है ये नहीं कि न्यू चीज़ है। रिप्रोडक्शन तब से हो रही है जब से जब से ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन शुरू हुआ था, यानी जब से इस प्लैनेट के अंदर, इस अर्थ के अंदर ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी, तब से ही रिप्रोडक्शन हो रही है। तब से जानदार खुद को, अपनी तादाद को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसको समझने के लिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक टर्म है जिसका नाम है बायोम। बायोम बेसिकली दो वर्ड हैं, बायो मीन लाइफ और होम यानी जानदारों की जगह, जानदारों का घर, लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर। तो बायोम क्या है? बायोम इज़ अ रीजनल कम्युनिटी, एक इलाकाई कम्युनिटी है। कम्युनिटी किसे कहते हैं? पॉपुलेशन का ग्रोथ, डिफरेंट पॉपुलेशन जहाँ पर रहे वो होती है कम्युनिटी। प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। क्लाइमेट कहते हैं आबोहवा को। कहता है कि किसी भी पॉपुलेशन को डिटरमाइन करें किस लिहाज से, उसके क्लाइमेट के लिहाज से, तो वो चीज़ क्या बनती है? बायोम कहलाती है। क्लाइमेट के लिहाज से फॉर एग्जांपल क्लाइमेट आबोहवा को कहते हैं। अब देखें कुछ लोग होते हैं वो कह लें कि गर्म आबोहवा को ज़्यादा कह लें कि गर्म आबोहवा को ज़्यादा लाइक करते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर को लाइक करते हैं, गर्मी में रहना पसंद करते हैं। कुछ और ऑर्गेनिज्म भी, एक काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म की गर्मी पसंद करती है, दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी इंसान भी गर्मी पसंद कर रहे हैं, कोई और जानवर है तो वो भी गर्मी पसंद करते हैं, नहीं रहना चाह रहे सर्दियों में। तो डिफरेंट काइंड की जब पॉपुलेशन एक ही कह लें कि एक या डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स को, इन्वायरमेंटल फैक्टर को लाइक करना शुरू कर देती है, तो वो उस तरफ को मूव आउट करना शुरू कर देती है और वो वहाँ पर सर्वाइव करना शुरू कर देती है, रहना शुरू कर देती है। तो ये होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट के लिहाज से किसी भी पॉपुलेशन को, किसी भी कम्युनिटी को जो डिटरमाइंड करना है वो क्या कहलाता है? वो बायोम कहलाता है।
अब बायोम नेम्ड आफ्टर द टाइप ऑफ मेजर प्लांट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम। जी ये बात समझने वाली है। वो कहता है कि जब हम नाम देते हैं किसी भी कम्युनिटी को, ठीक है, जब किसी भी कम्युनिटी को नाम देना के पीछे बिहाइंड एक रीज़न होती है। रीज़न क्या है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग गर्मी में रहना पसंद करते हैं तो हम उनको नाम देंगे ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर शिद्दत की गर्मी होती है, ठीक है, उनको ट्रॉपिकल, हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का नाम दिया या ट्रॉपिकल कह लेंगे एरियाज़ का नाम दे दिया गया। इसी तरीके से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जब हम उनकी कम्युनिटी को कोई भी नाम देंगे तो वो किस बेस पर देंगे, वो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम की जो खसूसियात हैं, जो उसमें चेंजिंग है, जो तब्दीलियां हैं, उसकी बेस पर उसको नाम दिया जाता है, खसूसियात की बेस पर नाम दिया जाता है। ऐसे ही मैंने बताया जैसे कि कुछ इलाका ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें हों, ठीक है, तो उनको उस वेदर के लिहाज से नाम दिया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर बारिश होती नहीं, बहुत गर्मी होती है, तो उनको ट्रॉपिकल, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ट्रॉपिकल का नाम दे दिया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जी अगर इकोसिस्टम की बात करें तो मेजर 7 इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है, और इनमें से मैंने 2 लिखे हुए हैं इधर क्योंकि हमारा टॉपिक सेपरेट है, तो इसको हम इकोसिस्टम के जो आगे टाइप्स हैं उनको स्टडी करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मेजर कितने हैं? 7 इकोसिस्टम है। 7 में से 2 मैंने लिखे हुए हैं, जैसा कि डेजर्ट इकोसिस्टम। अब डेजर्ट इकोसिस्टम को डेजर्ट इकोसिस्टम क्यों कहा जाता है? डेजर्ट कहते हैं सहरा को, तो सहराई इलाकों में रहने वाले सहरा जहाँ पर बंजर ज़मीन होगी, सहरा हो गया, रेतली ज़मीन होगी, तो वहाँ के इकोसिस्टम को हम क्या कहेंगे? वह हम डेजर्ट का नाम दे देते हैं। किस बिहाफ पर नाम दिया हमने? वहाँ की जगह की करैक्टरिस्टिक्स, वहाँ की जगह की खूबी की बिना पर। उसके बाद मैरीन इकोसिस्टम है। मैरीन यानी समंदरी, मैरीन इकोसिस्टम जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होगा, मैरीन समंदर होंगे, तो वहाँ पर जो वहाँ का जो इकोसिस्टम है हमने उसको मैरीन का नाम दे दिया। क्यों नाम दिया? वहाँ के जगह की करैक्टरिस्टिक की बिना पर। तो इस तरह से हम डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट की बिना पर हम डिफरेंट कम्युनिटी को नाम देते हैं। जी आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ बायोम डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर की बिना पर हम किसी भी जानदार को, किसी भी बायोम को डिटरमाइन करते हैं, जैसा कि वो फिजिकल फैक्टर क्या है? टेम्परेचर है या रेनफॉल, यानी मैं वही बात की कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है या फिर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, तो उस लिहाज से उनको हम उनका नाम देते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड होते हैं जहाँ पर ग्रासेस बहुत ज़्यादा होती हैं, फॉरेस्ट जहाँ पर जंगलात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम उनको उस ज़मीन की करैक्टरिस्टिक्स, उसकी खूबी की बिना पर नाम देते हैं। क्लियर हुई बात? ये था हमारा लिविंग वर्ड इन स्पेस। उसके बाद है लिविंग वर्ड इन टाइम, कि जो जानदारों की टाइम के लिहाज से या एज है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पता चलता है? तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर इवॉल्व्ड। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या है? इवॉल्व करते हैं, खुद में तब्दीलियां लाते हैं, या डोमिनेटेड होते हैं ऑन प्लानट चार्ट टाइम, ज़मीन पर किसी बिना बिहाव पर, या इवॉल्व खुद को तब्दील कर देते हैं या डोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है। डोमिनेंट होने की वजह से या खुद को तब्दीली, खुद में चेंजिंग आने की वजह से वो प्लानट पर क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जियोग्राफिकल टाइम चार्ट। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म की क्या एज है, क्या लाइफ थी, और किस टाइम, किस जियोग्राफिकल एरिया रीजन में ये मौजूद था, ठीक है। अगर हम पढ़ेंगे भी कि मुख्तलिफ एराज़ हैं, जियोग्राफिकल एराज़ हैं, और कि कौन से एराज़ में कौन सा ऑर्गेनिज्म था और उसकी एज क्या थी। तो कैसे फाइंड किया जा सकता है? द स्टडी ऑफ फोसल डिटरमाइन दी सीक्वेंसेस कहते हैं तरतीब को। तरतीब में एक सबसे पुराना जानवर जो ऑर्गेनिज्म था, उसके बाद न्यू आते गए, वो ज़मीन के नीचे दफन हो गए, उसके बाद जो उसके बाद आए वो उसके ऊपर दफन हुए, उसके बाद इस तरह। तो ये एक जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को पढ़ने के लिए हमें किसकी स्टडी करनी होगी? फोसल की स्टडी करनी होगी। और फोसल्स क्या होते हैं? फोसल्स कहते हैं एक्सटिंक्ट को, बाकियात को, जो हज़ारों साल पहले ज़मीन के अंदर दफन हो चुके जानदारों या पौधों के जो बाकियात हैं उनको फोसल्स कहा जाता है। उनकी स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं? इस सीक्वेंस को फाइंड कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। जी आगे है
एक शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ एज ऑफ फॉसल कैन बी डिटरमाइंड। किसी भी फॉसल की एज कैसे डिटरमाइन की जा सकती है? तो दो तरीक़ों से की जा सकती है। ये एक है रेडियो एक्टिव आइसोटोप के इस्तेमाल से, और दूसरा है सेडिमेंटेशन ऑफ रॉक के तरीके से। पहला है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव किसी कोई भी फॉसल लेंगे, उस पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप अप्लाई करेंगे। अगर तो वो रेडियो आइसोटोप लेस अमाउंट में होंगे अप्लाई करने के बाद, तो जो एज होगी वो ज़्यादा होगी, जो फॉसल की एज होगी वो ज़्यादा होगी कि आपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल किए, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल करने के बाद उनकी जो अमाउंट है वो कम है। अगर अमाउंट कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एज जो है फॉसल की क्या है, ज़्यादा है, अगर उसमें से आइसोटोप्स कम है। ठीक है, अगर उसमें आइसोटोप जो फॉसल है उसमें आइसोटोप ज़्यादा हैं, तो अगर आइसोटोप ज़्यादा निकलते हैं किसी भी रेडियो एक्टिविटी के इस्तेमाल से आइसोटोप देखते हैं, अगर कम निकले आइसोटोप किसके अंदर, फॉसल के अंदर, तो उसकी एज क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अगर उसके अंदर ज़्यादा आइसोटोप हों तो इसका मतलब उसकी एज क्या है, कम है। ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ये मोर एज ऑफ फॉसल, के कम मकदार होगी आइसोटोप की तो फॉसल की जो एज है, जो उम्र है वो ज़्यादा होगी, और अगर ज़्यादा मकदार होगी तो फॉसल की एज कम होगी, यानी वो अभी रिसेंटली वो ऑर्गेनिज्म होगा। दूसरा है सेडिमेंटेशन ऑफ रॉक। सेडिमेंटेशन कहते हैं लेयर को, जो है पत्थरों की या रॉक्स की लेयर्स, इनके ज़रिए हम डिटरमाइन कर सकते हैं फॉसल की एज। कैसे? कि जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी रॉक की, जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी उसके अंदर जो फॉसिल्स होंगे वो सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल होंगे, सबसे पुराने फॉसिल्स होंगे। जो ज़मीन के जो रॉक्स की लेयर की सबसे नीचे वाली लेयर है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे, सबसे ओल्डेस्ट होंगे, पुराने होंगे। और जब जो सबसे ऊपर वाली लेयर होंगे वो यंगेस्ट फॉसिल होंगे, जो कह लेंगे रिसेंटली डेड होंगे, तकरीबन कह लेंगे 1000-2000 साल पहले। तो ये क्या होंगे, ये यंगेस्ट होंगे फॉसिल्स। जो ऊपर वाली लेयर में होंगे यंगेस्ट, जो नीचे वाली लेयर में होंगे वो सबसे पुराने होंगे। सिंपल सी बात, यानी जो पहले थे वो डेड हुए, उनके बाद जो नए आए, नए जब डेड हुए तो उनके ऊपर, जो नए थे वो डेड हो गए तो उनके ऊपर। तो ये जो लेयर्स बन रही हैं रॉक्स की, तो सबसे नीचे वाला होगा इसकी एज सबसे ज़्यादा होगी, और जो ऊपर वाला होगा इसकी उससे कम, जो ऊपर वाला होगा इससे इसकी कम होगी। तो ऐसे लेयर से भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की एज है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, फॉसिल की एज डिटरमाइन कर सकते हैं। जी, अब मेजर एराज हैं तो 4 मेजर एराज हैं, जिनमें पहला है सीनोज़ोइक, दूसरा है मेसोज़ोइक, और पैलाज़ोइक, और प्रोटेरोज़ोइक। ये 4 मेजर कह लें एराज हैं, जिनमें कह लें कि हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को उनके फॉसिल को, उनकी लाइफ को, एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये 4 मेजर एराज जो हैं हमारी बायोलॉजी के अंदर हमें बताए गए हैं। तो ये था हमारा टाइम के लिहाज से, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की टाइम के लिहाज से उसकी एज फाइंड करना, और किसी की स्पेस, उसकी जगह के लिहाज से एज फाइंड करना। जी, तो आपको अगर किसी भी बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी टॉपिक की कहीं भी समझ ना आए तो आप पूछ लें। इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन, कि हाउ द एज ऑफ फॉसल कैन बी डिटरमाइंड, कैसे हम किसी भी फॉसल की एज डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ बायोम, बायोम क्या होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से करने हैं। और लिविंग वर्ड इन स्पेस, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, और टाइम वो वाला भी आप कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इस तरीके से 2 तरीक़ों से हम एज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ आई होगी। किसी भी बात की, किसी भी पॉइंट की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।